ऑलराइट गाइस, लेट्स डू इट। CMF फोन 2 Pro को हम पिछले 1 महीने से अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है इस फ़ोन को। इसके बारे में आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और बतानी है कि क्या ये प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन है जो कि अक्सर नथिंग की तरफ से रहता ही रहता है और कंपटीशन भी बहुत तगड़े हैं। हमने Oppo के 13 के साथ भी इसका कंपैरिजन किया है। अगर आपको लगता है उस फ़ोन और इस फ़ोन के बीच में आप कंफ्यूज थे तो यहाँ पर कार्ड मिलेगा, आप जरूर से जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा है या ये अच्छा है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली इसी फ़ोन पे फोकस करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस फोन के बारे में जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, डिस्प्ले की बात करते हैं। अब डिस्प्ले ऑब्वियसली आपको इस बार भी उन्होंने सिमेट्रिकल बेजल्स दिए हैं, लेकिन CMF फोन 1 से कंपेयर करें तो बेजल्स इस बार कम है थोड़े से, पर थोड़े और बेटर हो सकते थे। ये मैंने अपने अनबॉक्सिंग में भी बताया था। और साथ में पंच होल भी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा साइज का है, इसको भी थोड़ा छोटा किया जा सकता था। पांडा ग्लास की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है, स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया, तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्क्रीन गार्ड आता है नहीं आता है, बट वो यहाँ पर लगाकर दे दिया गया है। और ये एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन है और 6.77 इंच की है, तो साइज यहाँ पर बड़ी है। ये कोई कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, ये अच्छी खासा बड़ी स्क्रीन साइज वाला फोन है। और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, ऑल थैंक्स टू नथिंग OS। इसका स्मूथनेस अभी तक हमने 1 महीने में जितना भी टेस्ट किया है, हमारी टीम में 2-3 लोगों ने कहा है कि भाई हमने इस प्राइस रेंज पर दूसरे फोन टेस्ट किए, लेकिन ये उन सबसे ज़्यादा स्मूथ लगता है। तो एक एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलेगा नथिंग OS का कि आप जब भी UI में स्वाइप्स करते हैं आपको बहुत अच्छी स्मूथनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी ये 10 बिट वाली डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट मिलता है और पीक ब्राइटनेस भी CMF फोन 1 से इस बार काफी ज्यादा है, 3000 निट्स की है। हमने इसको जब इंडोर में चेक किया तो बहुत अच्छा था, VV एंगल्स मतलब इसके काफी कमाल के हैं। आउटडोर में भी बहुत अच्छा है, ब्राइट डिस्प्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि हमें गौर से देखना पड़ रहा था जब जाके डिस्प्ले में कुछ दिखाई दे रहा था। फुल ब्राइटनेस करने के बाद वो पीक ब्राइटनेस ले लेता है, पूरा HDR मोड में चलता है और HDR कंटेंट तो इसमें बहुत अच्छे से चलते हैं अगर आप YouTube पर यहाँ पर प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि YouTube में इसमें HDR का आपको सपोर्ट मिलता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, कलर्स डिस्प्ले के पंची है और ब्लैक्स भी अच्छे से ब्लैक दिखते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बेजल्स के अलावा डिस्प्ले में काम किया गया है और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करेंगे। नेटफ्लिक्स पे हमने कंटेंट प्ले किया, अमेजोन पर किया, नेटफ्लिक्स पर HD स्पेशल ऑडियो है, अमेजोन फुल HD है। ये सारे कंटेंट अगर आप जब देखेंगे, कोई भी सीरीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बजट के हिसाब से मेरे ख्याल से जो डिस्प्ले पे काम किया गया है वो अच्छा है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, नथिंग OS 3.2 है, एंड्रॉइड 15 पर आता है, 3 साल के ईयरली अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको 3 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम सैमसंग दूसरी कोई भी ब्रांड उठा लेगी बजट में तो वो सिर्फ 2 साल के अपडेट देती है। नथिंग CMF फोन 2 Pro में आपको 3 साल के अपडेट मिलते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये फ़ोन में अभी एक अपडेट आया था, अराउंड 1 GB के आसपास फाइल साइज थी, इसमें काफ़ी सारे फिक्सेस थे और उन्होंने कैमरे को भी फिक्स किया। ये अपडेट करके ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमने अपडेट के बाद ही सारे नए फोटोज़ लिए थे, वो आपको कैमरे के सेक्शन में पता चल जाएगा। थोड़े बहुत फिक्सेस जो करने थे उन्होंने कर दिया। UI में हमने अभी कोई लैग, स्टटर या बग ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया और डेफिनेटली काफ़ी स्मूथ फील होता है, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं। सिर्फ 2 ऐप्स हमने फेसबुक फिटबिट देखा था, आप चाहो तो इनको निकाल सकते हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल आपको बहुत स्मूथ मिलेगा। कस्टमाइजेशन के फीचर्स जैसे कि नथिंग OS में रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर आपको गूगल डायलर मिलता है, तो भाई अगर कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं, बट गूगल से बेटर अगर नथिंग अपना खुद का स्टॉक डायलर इस्तेमाल करे या कुछ अलग दे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी में इस बार कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, सेम बैटरी कैपेसिटी है, सेम चार्जिंग है जो CMF फोन 1 में हमें मिला था। इस बार चेंजेस ये हुआ है, 2 चेंजेस। एक तो उन्होंने चार्जर बॉक्स में दिया और उसके साथ बैक केस दिया, बस, बाकी उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर अगर चार्जिंग की बात करें तो देखिए ये अराउंड 40 मिनट के आसपास जो है वो 55 से 56% चार्ज हो जाता है और 1.5 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज करने के लिए। हमने इसके 33 वॉट से इसको फुल चार्ज किया, तो मेरे हिसाब से चार्जिंग में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है क्योंकि चार्जिंग बहुत कम है और ये बहुत बड़ा फीडबैक है CMF को, नथिंग को, कि आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो है वो 60 वॉट से ज़्यादा देना चाहिए था। 80 वॉट तक भी अगर आप देते तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कंपटीशन अगर आप उठाकर देखते हैं तो वो लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया। इस जगह पर उन्होंने बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग कर दिया है, क्योंकि ये आउटडेटेड मैं अपनी तरफ से समझता हूँ। बाकी अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो 2 तरीके से हुआ है।
अगर एक पूरा 4K प्लेबैक ड्रेन की बात करें जो हमने यूट्यूब पर किया था फुल ब्राइटनेस के ऊपर, रात के 3 बजे लगाकर छोड़कर दोपहर के 1:30 बजे तक, ये अराउंड 10 घंटे के टेस्ट में 75% ड्रॉप हुआ और 25% रिमेनिंग था, विच इज़ एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग इसमें 5000 mAh की बैटरी है। बेसिकली ये उस हिसाब से अच्छे से काम कर लेता है। फिर हमने थोड़ा सा हैवी टास्क किया इसमें, पूरा दिन फ़ोन को बिना स्लीप में डाले हमने कंटिन्यूस टास्क किया। इसमें फ़ोटोज़ लिया, आउटडोर के अंदर वीडियोस लिया, हमने गेम्स खेला, हमने इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, हमने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन का इस्तेमाल किया। ये सारे टास्क करने के बाद लगभग हमने 12 घंटे ये पूरा टास्क किया और ये 95% ड्रॉप हुआ। मैंने इससे बेटर फ़ोन्स देखे हैं जो कि इसमें सिर्फ 5% बैटरी रिमेनिंग थी, हमने 10 से 15%, 20% तक भी देखा है, कंसिडरिंग 5000 हो या 5500 हो। तो बैटरी मेरे हिसाब से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी इससे ऑन एवरेज ये पता चलता है कि अगर आप इसमें मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो एक दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा। एंड ऑफ द डे ये 15 से 20% रिमेनिंग रहेगा, कभी कभी 25% भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ आपको बताता हूँ हमारी टेस्टिंग क्या हुई थी। तो बैटरी मेरे ख्याल से थोड़ा अपग्रेड ब्रांड को करना चाहिए था और बैकअप भी थोड़ा यहाँ पर बेटर हो सकता था। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जिसमें आपको EIS मिलता है और मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। फिर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है और फिर आपको 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर है जिसमें 2 टाइम्स ऑप्टिकल और 20 टाइम्स आपको डिजिटल जूम मिलता है और 16 की सेल्फी है। यहाँ पर फुल HD 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है। देखिए पहले अगर टेलीफोटो की बात करें तो भाई देखिए फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं और कंसिडरिंग जो प्राइस पर आपको ये फोन मिल रहा है, रेयरली हमें ऐसे फोन्स मिल रहे हैं जिनमें टेलीफोटो सेंसर है, जो यहाँ पर एटलीस्ट एक एडवांटेज है जो दिया गया है। क्योंकि आजकल तो ब्रांड अल्ट्रा वाइड भी नहीं देती है, सिर्फ 50 का एक सिंगल कैमरा देके छोड़ देती है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, अल्ट्रा वाइड के साथ में टेलीफोटो पे दिया है। तो कैमरे को इस मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने प्रायोरिटी दी है और यहाँ पर फोटोज भी अच्छे निकल कर आते हैं और काम अच्छे से किया गया है। तो पिक्चर की क्लैरिटी वगैरह देखेंगे, जूम फोटोज़ की, जो टेक्स्ट लिखा रहता है अगर आप दूर से फोटोज़ लेते हैं तो वो सब कुछ अच्छे से दिखता है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप टेलीफोटो का इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसी के अलावा अगर मैं दूसरे फोटोज़ की बात करूँ, नॉर्मल ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करूँ, तो अच्छे। देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस किया, CMF के फ़ोन्स में ना ये ज़्यादा बूस्ट नहीं किया कलर को, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही है और थोड़ा सा नेचुरल टोन मेंटेन किया है कुछ कुछ सिनारियोस में तो हो जाता है, लेकिन खास करके ह्यूमन फोटोज़ लेते हैं ना तो उसमें थोड़ा नेचुरल टोन मेंटेन किया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी के भी फोटोज़ अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं। मैं फ्रूट्स के दिखा रहा हूँ, कलर्स के दिखा रहा हूँ, तो कलर थोड़ा बहुत मेंटेन करता है, कुछ सिनारियोस में ख़राब भी कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है हमारी साइट में। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर देख लिया। पिक्चर क्वालिटी अगर सेल्फी में देखते हैं तो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती है, शार्पनेस अच्छी है, जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। इनफैक्ट डायनामिक रेंज अच्छा है और एज डिटेक्शन भी अच्छा है, तो सेल्फी भी दिन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकाल लेता है। और अगर आप वीडियो देखते हैं दिन के, तो रियर में EIS को काम में लिया गया और ब्रांड ने ये क्लेम किया है कि हमने 200% तक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है, बट थोड़ी और बेटर हो सकती थी, मैं ऐसे ही कहूँगा। और सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी वीडियो भी आपको अच्छी मिल जाती है, इसकी भी क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो अच्छी निकल कर आई। बाकी नाइट की भी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है। अगर फ्लैर्स की बात करें तो फ्लैर्स को अच्छे से मेंटेन किया है, फ्लैर्स एकदम फेड नहीं हो जाते, कंट्रोल्ड है। और बाकी की पिक्चर क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी निकल कर आई है। और हमने नाइट में भी थोड़े बहुत जूम फोटोज़ लेने की कोशिश किया था, बट नाइट में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, डे में अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नाइट की ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करें तो काफ़ी वार्म हो जाते हैं फोटोज़, आपके सामने है, पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा ज़्यादा वार्म कर देता है। अगर रियर में नाइट में आप ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स लेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। और सेल्फी भी देखिएगा नाइट की तो अच्छी है। एक ही चीज़ ये है कि हम यहाँ पर थोड़ी बेटर लाइटिंग कंडीशन में थे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के सामने थे। अगर आप थोड़े डार्क एनवायरनमेंट में चले जाएंगे तो ये थोड़ा स्ट्रगल करता है। और नाइट वीडियो देखते तो भाई देखिए जनरली 20,000 के नीचे वाले फ़ोन्स में मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ वीडियो पे नाइट में, क्योंकि इसमें मिड रेंज फ़ोन्स भी मार खा जाते हैं। लेकिन फिर भी लो लाइट में यहाँ पर वीडियो नाइट का अच्छा निकल कर आया है। और यहाँ पर अगर आप सेल्फी भी देखेंगे तो अच्छी निकल कर आई है। बस नाइट में क्या ना फ्लिकरिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि लो लाइट में हर फ़ोन स्ट्रगल करता है, ये कोशिश करता है स्टेबल रखने की, बट नाइट में कहीं ना कहीं फ्लिकरिंग इश्यूज़ रह जाता है। फिर भी हमने सारे फोटोज़ वीडियोज़ की लिंक गूगल ड्राइव पर डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट देखकर ही मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये फ़ोन लेना चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें डायमेंसिटी 7300 प्रो। अब प्रो को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया गया है। ब्रांड ने क्लेम किया कि ये CPU को GPU को स्लाइटली बूस्ट करता है, बट ऐसा हमारे टेस्टिंग में कुछ हमने नोटिस नहीं किया था। इनफैक्ट 7400 भी देते तो वो भी स्लाइट बूस्ट आपको मिल रहा है।
एग्जैक्टली मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस रेंज पर आपको अगर कोई चिपसेट देनी चाहिए थी तो वो था स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4। उसके थर्मल्स भी बेटर थे, वो चिपसेट ऑन पेपर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, जो कि Oppo K13 और Realme P3 में मिल रहा है। तो अगर आपने नया फ़ोन बोन के लॉन्च किया है, इतना हाइप मचा है, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 Gen 4 यहाँ पर होना ही चाहिए था। स्टिल अब 7300 है तो उसकी बात करते हैं। देखिए ये 4nm पर आपको मिलती है, चिपसेट तो अच्छी है, बैटरी एफिशिएंसी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पर हमने जब Antutu किया तो अराउंड 6,80,000-90,000 के आसपास इसके स्कोर्स आए थे और उस पर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस ये हीट हुआ था। तो वहाँ पर इसने थर्मल्स को मेंटेन किया था। जैसे ही CPU थ्रॉटल किया, स्कोर्स तो बहुत अच्छे थे, सारे बार्स ग्रीन थे, 92% का स्कोर आया था, लेकिन यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। मैंने बहुत कम फ़ोन्स देखे जो CPU थ्रॉटल में 45 के ऊपर गए और ये उनमें से एक है। मैं सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि इस Dimensity 7300 वाले फ़ोन्स मैंने कभी इतना गर्म नहीं देखा जो ये यहाँ पर हो गया था। और ऑब्वियसली गर्मी का महीना भी है, लेकिन स्टिल इतना गर्म नहीं होना चाहिए था। हमने 3D मार्क किया, स्टेबिलिटी स्कोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन 3D मार्क में कंट्रोल्ड था, अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। Geekbench की भी सिंगल और मल्टी कोर अगर आप देखेंगे तो मल्टी कोर अच्छा है, जो कि चिपसेट के हिसाब से ठीक है। फिर उसके अलावा आपको LPDDR4X UFS 2.2 मिलता है, जो कि आजकल ब्रांड UFS 3.1 दे रही है। Oppo, Realme, इनफैक्ट Vivo भी दे रहा है 15,000 के नीचे, तो एटलीस्ट यहाँ पर उनको UFS 3.1 तो देना चाहिए था। यहाँ तक कि Infinix का Note 50S है, उसमें तो LPDDR5X दे दिया है। जब वो सारी ब्रांड कर सकती है तो आपको भी करना चाहिए था। बट स्टिल यहाँ पर मैं कहूँगा कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ा क्रेडिट मिलता है और वो अच्छे से काम करता है, स्मूथनेस वहाँ पर मेंटेन किया है। तो हमने यहाँ पर ऑन पेपर्स पहले छोड़कर हमने जब फिजिकल टेस्ट किया तो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस, ऐप ओपन क्लोज, एनिमेशन, ये सब कुछ तो स्मूथ फील होता है। फिर हमने 10 मिनट बाद आकर चेक करके देखा कि रैम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, तो डेफिनेटली ऐप सारे मेमोरी में रहते हैं। तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो अच्छा है। और अगर गेमिंग की बात करें तो भाई BGMI उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत कम ऐसे फ़ोन से जो 120 FPS सपोर्ट करता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको जब गेम खेलेंगे तो लिटरली वो स्मूथनेस फील होती है 60 और 120 के बीच में। आपको पता चलेगा कि गेम कितना ज़्यादा स्मूथ है। मैंने दूसरे 60 FPS और 90 FPS वाले फ़ोन्स में खेला वो BGMI, और जब इसमें खेला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नोटिस हुआ था। तो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आपको मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी आपको 90 FPS मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए उन्होंने ये जो बैरियर्स को तोड़ा है और हायर FPS का आपको सपोर्ट जो दिया है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और उनके टाइम पे भी अराउंड 42 से 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पर कोई भी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल चिपसेट तो अच्छी है, बैलेंस्ड है। थर्मल्स भी कुछ सिनेरियोस में अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हो जाती है, बट चिपसेट थोड़ी बेटर इस्तेमाल की जा सकती थी, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अब डिज़ाइन और बिल्ड की भी बात कर ले तो भाई देखिए ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं, आपको इसमें काफ़ी अलग अलग कलर्स मिलते हैं। लाइट ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, ये ऑरेंज है जिसमें मेटालिक शीन के साथ आता है। बाकी ओवरऑल तो आधा जो ऊपर का पार्ट है वो पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स पॉलीकार्बोनेट है, और 7.8 mm की थिकनेस। तो ये उनका अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है, मतलब नथिंग के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे स्लिमेस्ट फोन बनता है, और 186 ग्राम्स पर आपको मिलता है। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर है, इन हैंड फील है, वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। बाकी उसी के साथ सिर्फ सिंगल स्पीकर है जो कि बहुत बुरा है, बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एकदम चीप लगता है। मैंने 7-8 हज़ार के फ़ोन्स में भी ऐसा स्पीकर नहीं देखा जो यहाँ पर इस फ़ोन में। ब्रांड ने 200, 250, 300 पता नहीं कितना % वॉल्यूम बूस्ट तो दिया है, बट वो कुछ मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से डुअल स्टेरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे और उसमें भी डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, ऐसा कुछ ना कुछ सपोर्ट डालना ही चाहिए था, बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। डुअल माइक आपको मिल रहा है और हाइब्रिड स्लॉट है, तो अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना है फ्यूचर में तो आप वो लगा सकते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑब्वियसली ये आपको ऑप्टिकल मिलता है, और साथ में साइड में आपको एक एसेंशियल की दिया है जो कि मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये AI की है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं AI से रिलेटेड, तो आप वो कर सकते हैं। और साथ में USB पोर्ट जो है वो USB 2 वाला आपको मिलता है, और उसी के साथ IP54 की आपको रेटिंग्स भी यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन हाँ, हैप्टिक्स के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, मुझे इस फोन के हैप्टिक्स इतने अच्छे नहीं लगे, एवरेज साइज के लगे। थोड़ा बेटर हैप्टिक्स हो सकता था, मतलब वॉल्यूम बटन में इतना कुछ हैप्टिक्स जैसा फील आया नहीं, मल्टीटास्किंग में भी कुछ वैसे खास फील आया नहीं, टाइपिंग में भी कुछ खास फील आया नहीं। तो हैप्टिक्स इसके एवरेज है, हैप्टिक्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर ले तो भाई देखिए इसमें आपको 16 5G बैंड्स मिलते हैं, और NSA और SA दोनों बैंड सपोर्ट करता है। एयरटेल जियो दोनों सिम कार्ड सपोर्ट करता है, दोनों स्लॉट के अंदर हमने ट्राई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डाउनलोड करना है 5G पे आप कर लो, अच्छी स्पीड में डाउनलोड होता है, और स्पीड टेस्ट वगैरह हमने सब कुछ करके देखा, इनफैक्ट कॉल क्वालिटी चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है, ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, नेटवर्क टू नेटवर्क, टावर टू टावर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हमने जितना टेस्ट किया सोचा आपसे शेयर कर देता हूँ। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, बट यहाँ पर कोई NFC नहीं है, जबकि बजट में ज़्यादातर होता नहीं है, और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे फाइनल ओपिनियन की। तो एक महीना जितना भी हमने इस फ़ोन को टेस्ट किया है, एक चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इस फ़ोन की अच्छी लगी है वो है इसका सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में अगर आपको बजट में पीस चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपके लिए ये फ़ोन बना हुआ है। और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, डिसेंट कैमरा, है ना। बैटरी को छोड़ दो क्योंकि बैटरी बेटर हो सकती थी, तो मुझे लगता है कि बैटरी में उनको और अच्छा कुछ काम करना चाहिए था, और चिपसेट भी थोड़ी बेटर यहाँ पर दी जा सकती थी। ये सारी चीज़ें किया जा सकता था जिस तरीके से हाइप मचा हुआ था, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड CMA फ़ोन 3 या 3 Pro जो भी आएगा, उसमें मुझे लगता है कि ब्रांड को ये सारी चीज़ें डालना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरी तरफ से ब्रांड को, जो उनको काम करना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर आपको 8/128, 8/256 दो वेरिएंट्स है। अगर आप वेरिएंट्स देखते तो CMA फ़ोन 1 6GB से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 6GB छोड़ दिया उन्होंने 8GB से स्टार्ट किया। और इसकी जो प्राइस है बिना ऑफर के ये 19,000 से आपको मिलता है, और मेरे हिसाब से अगर ये फ़ोन ऑफर पर 15-16 हज़ार तक आ जाता है, सेल के दौरान डेफिनेटली आएगा, तो कंसिडरिंग मेरे ख्याल से वर्थ रहेगा उस प्राइस के हिसाब से। अभी के हिसाब से आपको Oppo K13 मिलता है, Realme P3 मिलता है, दूसरे भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो इससे बेटर चिपसेट देते हैं और इससे बेटर बैटरी देते हैं। ऑप्शन आपको वहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है बेटर सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि थोड़ी प्राइस और कम रहेगी, तो उस प्राइस पर अगर आप इसको परचेस करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर, जो भी हमारी फेयर ओपिनियन थी इस फोन के बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।